नेपाल ट्राइनेशन सीरीज के 6 ग्रुप लीग स्टेज के मैचेस के बाद अब बारी है यूएई वर्सेस नेपाल फाइनल मैच की। जी हाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पर नेपाल जो है वो 4 के 4 मैचेस जीतकर इस ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें यूएई को तो वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक मैच जीतकर यहाँ तक पहुंची है। 3 मैच में हार मिली है, हांगकॉन्ग के खिलाफ 1 हार मिली और 2 नेपाल के खिलाफ उन्हें हार मिली थी। नेट रन रेट उनका हांगकॉन्ग से कुछ बेहतर रहा, जिस वजह से वो इस फाइनल को खेलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर नेपाल फेवरेट जरूर है इस ट्राई सीरीज को जीतने में और बहुत स्ट्रांग भी नजर आ रही है इन कंपेयर टू यूएई। अगर हम इस ट्राई सीरीज की बात करें तो इस मैच प्रीव्यू में जो बातें यहाँ पर रहेंगी वो स्पेसिफिकली रहेंगी 2 पर्सपेक्टिव से, एक यूएई के पर्सपेक्टिव से और एक नेपाल के पर्सपेक्टिव से। तो हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं यूएई के पर्सपेक्टिव से कि यूएई की तरफ से एज ए यूएई अगर हम देखें तो उन्हें क्या कुछ यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इस मैच में क्या कुछ करना, किन चीज़ों से बचना होगा या फिर क्या चीज़ें करनी होगी कि जो इस फाइनल में वो एक अच्छी कंपटीशन नेपाल को दे सके और इस मैच को जीतने की तरफ बढ़ सके कि एट टाइम की परफॉर्मेंस ही मैटर करेगी। एंड शुरुआत अगर सबसे पहले यहाँ बैटिंग से करें यूएई की, तो बैटिंग में या डेफिनेटली सीरीज में अभी तक मोहम्मद वसीम के बल्ले से वो रन नहीं मिले, आसिफ खान के बल्ले से एक इनिंग में शायद मिले थे, कुछ टुकड़े में 10-15 उनको शुरुआत मिलती है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको गवाते हुए नजर आते हैं। अब वो खराब शॉट मारकर वो बॉलर से ज्यादा खुद का विकेट होता है, बॉलर का विकेट कम लगता है, बैट्समैन ने अपना विकेट खुद थ्रो करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। वही तो सबसे बड़ी बात यूएई की तो क्लियर हो जाएगी कि इन 2 बैट्समैन में से मोहम्मद वसीम, आसिफ खान, दोनों का खेलने का तरीका लगभग एक है, मतलब स्ट्राइक रेट के लिहाज से अप्रोच इनका एक ही रहता है, हार्ड हिटर्स हैं, लंबे सिक्सेस लगा सकते हैं और स्ट्राइक रेट को बढ़ा कर ही लेकर चलते हैं जब भी ये ग्राउंड पर रहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक की एक तरफ से एक लंबी इनिंग आनी जरूरी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मोहम्मद वसीम या फिर आसिफ खान दोनों जिस दिन चल गए उस दिन तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि सामने आपके यहाँ पर कोई कंबोडिया या कोई छोटी टीम नहीं है, यहाँ पर नेपाल की बॉलिंग यहाँ पर होगी। तो दोनों में से अगर एक लंबी इनिंग खेल जाते हैं 70-80 इनिंग, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा टोटल दे सकते हैं नेपाल को। पहले बैटिंग अगर आप कर रहे हैं अच्छा टोटल दे सकते हैं नेपाल को कि आपके बॉलर्स उसे डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही फ्लॉप गए तो भले ही बासिल हमीद नीचे सपोर्ट करे या कुछ आपको रन्स कंट्रीब्यूशन विद्यार्थी ने किसी और से मिल जाए, उतना स्कोर शायद टीम ना लगा पाए जितना नेपाल की जो बैटिंग इनफॉर्म बैटिंग है और जो लंबी डीप तक बैटिंग है उसके लिए काफ़ी हो। ये इतना स्कोर शायद ना कर पाए। उनके लिए मोहम्मद वसीम या आसिफ खान में से किसी एक को मिनिमम एक को लंबी एक इनिंग खेलनी होगी। लंबी इनिंग से हमारा मतलब है 70-80 रन की इनिंग करीब खेलनी होगी। आप देखिए कल जो हांगकॉन्ग ने खेला, जरूर मार्टिन कॉर्जी जो ओपनिंग करने के लिए आए, वो एक ओपनर थे, वो एक बड़ी इनिंग लेकर गए 80-85 रन की। तो देखिए आप, और फिर नीचे से बाबर का हेल्प मिला तो टीम जो है 180-190 के आसपास, माफ कीजिएगा सॉरी 212 पार कर ली। मुझे नामिया का स्कोर याद आ गया, कल वही मैच चल रहा था, तो 212 टीम पहुंच गई। तो एक बड़ा स्कोर चाहिए होगा आपको, और वो स्कोर डेफिनेटली आपके या तो मोहम्मद वसीम या आसिफ खान, इन दोनों में से किसी एक के बल्ले से रन निकलेंगे तभी कहीं ना कहीं वो हो सकता है उस बड़े स्कोर में जहां पर आप प्रेशर बना सकेंगे। क्योंकि नेपाल की बैटिंग एक तो फॉर्म में है, ऊपर से काफी डीप है, नीचे तक भी उनकी बैटिंग जाती जरूर है। ये मेक श्योर करना होगा। और जो बासिल हमीद के लिए डेफिनेटली वो जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन उन्हें टीम के साथ बनाए रखना। वृद्धि अरविंद को आप कैसे देखते हैं कि वो क्या करें, किस तरीके से अपनी इनिंग को बढ़ाएं या कैसे बैटिंग करें? क्या उनका माइंडसेट रहे कि वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन में आए बजाय थोड़ा प्रेशर बढ़ाने की, क्योंकि उनकी इनिंग टीम पर ज़्यादा बोझ बन जा रही है बजाय कुछ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कहा आपने। वृद्धि अरविंद के लिए डेफिनेटली ये सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा उन्हें। अगर उनके साथ जब वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ अगर मोहम्मद वसीम बैटिंग है, अगर मोहम्मद वसीम खेल रहे हैं उनके साथ, मान लीजिए उनके नॉन स्ट्राइकर मोहम्मद वसीम है, तो वो थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। और वक्त से मतलब ये नहीं कि आप 5 बॉल में 1 रन बनाए, वक्त से मतलब ये है आपने 1 बॉल में सिंगल ले लिया और मोहम्मद वसीम को कहा कि आप स्कोर करिए, आप बैटिंग करिए, अभी चार्ज आपके हाथ में है, तो आप उनके साथ उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर मान के चलिए खालिद शाह है, खालिद शाह है और मोहम्मद वसीम पहले आउट हो गए और खालिद शाह आप बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको चार्ज लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है और आपको काफी जरूर है। और ये नहीं कि अब आप 30 बॉलों में 50 और 40 बॉलों में 60 रन, माफ कीजिएगा 50 बॉलों में 30 और 60 बॉलों में 40 रन बनाकर इस डाउन पर आकर बैटिंग करें, तो 2 अलग सिचुएशन होगी। अगर आपके साथ मोहम्मद वसीम या आसिफ खान जैसे प्लेयर नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, तो आप खुद को थोड़ा धीरे कर सकते हैं। धीरे से मतलब है रन बॉल। और अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, कोई और है, तो फिर आपको थोड़ा चार्ज लेना होगा। आपको अपना जो स्ट्राइक रेट है वो 1 पर बॉल 2 रन, पर बॉल 3 रन, इस लेवल पर लेकर जाना होगा। ये एक इनिंग उनको खेलनी होगी। बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा वो कैसे इसे टैकल करते हैं सामने की बॉलिंग को देखते हुए। खैर ये बात हो गई बैटिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि मोहम्मद वसीम और आसिफ खान से किसी एक का लंबा जाना बहुत जरूरी रहेगा, वरना यूएई वो टारगेट शायद ना लगा पाए जो नेपाल की बैटिंग के सामने काफी बेहतर हो। एंड यूएई की बॉलिंग के लिए क्या
नहीं ज़रूर देखिए, बॉलिंग में हमें देखने को मिलेगा कि शायद जुनैद, ज़हूर और अयान का भी पता नहीं है कि अयान यहाँ पर खेलेंगे या नहीं, क्योंकि अंडर-19 प्रीमियर कप ख़त्म हो चुका है तो वो आ ही गए होंगे। उम्मीद होगी कि शायद वो टीम के साथ जुड़ेंगे या फिर उन्हें रेस्ट देना चाहते हैं तो शायद उन्हें नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर उन्हें एक मैच मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा कि T20 का भी वो एक मैच खेल लेंगे, उसमें वो उन्हीं कंडीशंस में जहाँ खेलना है, बिल्कुल उसमें शिफ्ट भी हो जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अब देखना है कि थकान या रेस्ट देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। पर अगर आते हैं तो जुनैद, ज़हूर और अयान के जो 12 ओवर हैं ये काफ़ी अच्छे होंगे, क्रूशियल ओवर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ओवर नज़र आएंगे कि हाँ इसमें विकेट्स निकल सकते हैं और रन्स भी इसमें कम यही खर्च कर सकता है। ये ऐसे बॉलर्स हैं। वहीं पर नीलांस के इस्वानी है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया है, तो उनसे उम्मीद रहेगी कि वो भी विकेट निकाल कर दें और सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाए अपनी लाइन, अपनी लेंथ से। लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ पर और को देखना होगा, ये डे पे निर्भर करेगा कि क्या ये बॉलर्स उतने अप टू द मार्क हैं। आपके संचित शर्मा, आकिफ रजा, अली नासिर, तो ये कहीं ना कहीं जवादुल्ला है, फराजुद्दीन है, ये जितने बॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा रन्स के लिए जा भी रहे हैं और हम रेगुलर इंटरवल में देख रहे हैं कि विकेट्स काफ़ी देर से ले रहे हैं पर रन्स काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि टीम जो बॉलिंग यूनिट है वो किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कप्तान क्या सोचते हैं, प्लेइंग 11 में कितने बॉलर्स को खिलाते हैं, किस स्पिनर को वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये देखना होगा, बजाय इसके कि वो कितने पेसर्स को या क्या बैटिंग यूनिट को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर ऑलराउंडर्स भरना चाह रहे हैं या बॉलर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ वो दे रहे हैं। पर एट द लास्ट यही कहना है कि जो भी बॉलिंग कराएं 6 ओवर में तो आपको शुरुआत दिलानी होगी बॉलर्स को। अगर आप 6 ओवर में पीछे हो गए तो बहुत मुश्किल होगा कि यूएई मैच में आए, वो मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है या यूएई हार जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर मुश्किल सा नज़र आएगा कि जब बॉलिंग कराएंगे आप तब आप वापसी करा पाएँ, बजाय आपके बैट्समैन कभी बैटिंग में वापसी करा दे तो करा दे। लेकिन बॉलिंग यूनिट से 6 ओवर में अगर विकेट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत यूएई को स्कोर कम करने में होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दौरान नहीं आया, क्योंकि शुरू के 6 ओवर में अगर विकेट्स नहीं मिल पाए तो कुशल और आसिफ, यानी हम कह रहे हैं कि अगर उनके बल्ले से ही 6 ओवर में रन निकल जाते हैं और 6 ओवर तक अगर कुशल टिक गए तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छे खासे रन भी जोड़ दिए हुए होंगे। उस सिचुएशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अगर 6 ओवर तक विकेट नहीं मिले और कुशल आसिफ के बल्ले से रन मिल गए हैं, उसके बाद तो फिर रोहित पड़ैल है, उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी है, कुशल मल्ला है, फिर गुलशन झा है, तो ये तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई यूएई हमें नजर आएगी अगर शुरू के 6 ओवर में विकेट नहीं मिलेंगे। जब बॉलिंग की बात कर रहे हैं जी हाँ हम, और यहाँ पर एक चीज जरूर है कि अगर अयान अफजल खान इस गेम में आ गए हैं, अगर वो टीम स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर उन्हें खिलाया जाता है इस गेम में तो अयान अफजल खान और नीलांस केसवानी दोनों को प्लेइंग 11 में जरूर रखा जाए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी हेल्प चल रही है और अयान अफजल खान बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, नीलांस केसवानी भी बैटिंग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्होंने इस मैच में काम किया। तो इन दोनों स्पिनर्स को, इन दोनों प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जरूर होना चाहिए अगर वो आ गए हैं और यूएई का इरादा है उन्हें प्लेइंग 11 में लेने का। तो अगर रेस्ट का इरादा है तो ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही कहा कि उन्हें रेस्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि उन्हें T20 मैच यहाँ पर इस कंडीशन में खेल लें जहाँ पर उन्हें क्वालिफायर खेलना है। खैर ये बात हो गई यूएई के लिहाज से। एंड एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कुशल मल्ला मिड ओवर्स में जो हम कहते हैं वो जो मिड ओवर्स की बात कर रहे हैं वहां पर तंग करते हुए बहुत नजर आते हैं और लगभग होता है 1-2 बार रन आउट हो जा रहे हैं, वरना बाकी जब भी रन आउट नहीं हो रहे तो बहुत तंग कर रहे हैं। तो वहां पर क्लियरली आप क्या कहना चाहेंगे बॉलर्स के लिए? क्योंकि इस तरीके के बैट्समैन से बचने के तरीके बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, आप खाली हाथ तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल यूएई के पर्सपेक्टिव से जरूर कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें स्लॉट एरिया में ना डालें, ज़्यादा जूसी फुल टॉस या फिर ज़्यादा बॉडी के एकदम पैरों के आसपास ज़्यादा ना दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ मिड विकेट की तरफ या लॉन्ग ऑन की तरफ उठाकर मारते हैं बहुत तेज। तो उन्हें आप ऑफ साइड में शॉर्ट बॉल ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप तेज़ी के साथ, तेज़ी होनी चाहिए बॉल में, ऐसा नहीं कि 120-25 की स्पीड से आप मार रहे हैं। ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, वो आराम से क्लियर कर देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपको तेज़ रखना होगा शॉर्ट बॉल में और ऑफ साइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। फील्डिंग अगर आप ऑफ साइड में लेंगे तो काफ़ी बेहतर है। बाउंसर डाल रहे हैं तो थर्ड मैन को बाहर रखिए, ताकि अगर वो शॉट खेले थर्ड मैन की तरफ, फाइन लेग नहीं, माफ़ कीजिएगा, फाइन लेग की तरफ अगर प्लेयर लेंगे, डीप फाइन लेग की तरफ, तो बेहतर होगा। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर वो शॉट में उन्होंने शॉर्ट बॉल मारी और लगी और हवा में गई तो कम से कम मौका मिलेगा आपके डीप स्क्वायर लेग प्लेयर को और एक डीप फाइन लेग प्लेयर को कि वो कैच के लिए जा सकते हैं। और लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ साइड में कोशिश करें।
बिल्कुल डेफिनेटली ये बात तो क्लियर यहाँ पर हो जाती है कि आपको ट्राई करना होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप ये सिर्फ बॉलर के ऊपर धरे के धरे बैठे नहीं रह सकते कि अब विकेट मिल जाएगा, अब विकेट मिल जाएगा, क्योंकि कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह हैरी इन दोनों के खिलाफ इन दोनों का विकेट जल्दी निकालने के लिए आपको डेफिनेटली ट्राइज करने होंगे और लगातार बदलना होगा। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि इसी पैन के हिसाब से 3-4 ओवर तक चले 3-4 ओवर तक तो वो कहानी पूरी पलट जाती है। कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह हैरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा। कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह हैरी के वक्त आपको जो अपने प्लान्स हैं उन्हें एक्टिव कर रखना होगा और कहीं ना कहीं फील्डिंग को भी दुरुस्त रखने की जरूरत है, और जो बॉलिंग आप जितने ज्यादा उनके फेवरेट एरियाज से अलग बॉलिंग कराएं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ये यूएई के पर्सपेक्टिव से चीजें थी। अब यहाँ बात करें अगर नेपाल की तरफ से, नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बैटिंग में यहाँ पर आसिफ अच्छे रन कर रहे हैं, कुशल मल्ला एक दो बार निकल से अनफॉर्चुनेट रन आउट हुए, लेकिन उसके अलावा उनके बल्ले से भी काफी ढेरों रन निकल रहे हैं। रोहित पटेल ठीक कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम देखें दीपेंद्र सिंह हैरी वो तो एक अलग ही जोन में नजर आते हैं, लेकिन कुशल बुरतेल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर लगातार सीरीज में वो इस मैचेस खेले हैं अभी तक, लेकिन वो रन अभी तक उनके बल्ले से निकले नहीं है। एशियन गेम्स में भी हमने देखा, एशियन गेम्स में उतने कलर में नजर हमें नहीं आए थे। यहाँ पर इस गेम में अगर हम देखें तो कुशल बुरतेल के लिए सबसे सिंपल बात ये रहेगी कि जब आपको पता है एक सबसे फाइनल गेम है और आपको पता है कि ये आखिरी गेम है रीजनल फाइनल से पहले, तो एक कॉन्फिडेंट इनिंग तो आप डेफिनेटली चाहेंगे अपने बैग में लेकर जाना कि रीजनल फाइनल से पहले मैं कम से कम एक इनिंग अच्छी जरूर खेल के जाऊं। तो इससे सिंपल सी बात ये हो सकती है कि आप लो रिस्क क्रिकेट खेलें यहाँ पर, और लो रिस्क क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्राइक रेट बिल्कुल गिरा हुआ हो जाएगा या फिर आप बिल्कुल रन्स नहीं बना पाएंगे। लो रिस्क क्रिकेट का मतलब ये है कि आप शुरू के 3-4 ओवर आसिफ से कहे कि स्ट्राइक आप ज्यादा लें जरूर। अब वो खुद तो नहीं ले सकते, अब आपको करना क्या है, आपने एक दो बॉलें आई, अपनी पहली बॉल आई, आपने सिंगल निकाल लिया, सिंगल निकाल के आप नॉन स्ट्राइक रेट पर चले गए। उसके बाद आसिफ को कहा चलिए आसिफ आप बैटिंग करिए, तो कुछ देर जितना हो सके शुरू के 3-4 ओवर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहने की कोशिश ज्यादा करें बजाय स्ट्राइकर एंड पे। होता है क्योंकि अब आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे एक बार, और जैसे ही आपको लगे 3-4 ओवर हो गए और आप रनर बॉल भी चल रहे हैं, अगर मान के चलिए 4 ओवर टीम के हो गए, कोई विकेट नहीं गिरा है और 25 रन में मान के चल रहा हूँ, 25 रन टीम के हैं और आपके उसमें से 8 या 9 रन हो गए 8-9 बॉलों में, बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। आप सेट तो है, विकेट तो आपका बचा है और 2-2 ओवर्स उनके स्ट्राइक बॉलर्स के निकल चुके हैं, तो अब वो वापस नहीं आएंगे। 4 ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जैसे आपको लगे कि अब मैं फिक्स हूँ कि अब मैं थोड़े से रन निकाल सकता हूँ, अपने बाउंड्रीज डबल्स सबको ट्राई करिए और देखिए डेफिनेटली आप 30-35 तक अपनी इनिंग को बढ़ा पाएंगे। तो शुरू के 3-4 ओवर आप लो रिस्क क्रिकेट खेलकर अपने विकेट बचाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपना अटैक जो आपका नेचुरल गेम है उसके साथ आप जरूर जाइए। एक बार रीजनल फाइनल से पहले एक अच्छी इनिंग आ जाए तो एक कॉन्फिडेंट आप जो कैरी करेंगे रीजनल फाइनल में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा टीम के लिए। बैटिंग यूनिट में कहीं ना कहीं यही एक चीज है, बस बाकी सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन अच्छा मिल रहा है, तो वहां पर जो मिल रहा है तो मिल रहा है, वहां पर जबरदस्ती कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस खराब शॉट से बचे, यही रहेगा कि फाइनल मैच है, खराब शॉट से बचे, बस इतना ही ज्यादा कहने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट नेपाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं जरूर देखिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे आप दीपेंद्र सिंह हैरी को आप लगाते हैं, उनको थोड़ा सा मेक श्योर करना होगा कि अगर वो क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि वो राउंडा से बॉल डालते हैं और पैरों में मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई बार वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन कई बार उन्हें रन्स भी दिए हैं, काफ़ी खर्च किए हैं रन्स। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है कि दीपेंद्र सिंह हैरी क्या इतने ओवर कराएंगे, क्या उन्हें इतने ओवर दिए जाएंगे, ये भी देखना होगा इस फाइनल्स, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि रीजनल फाइनल्स में भी क्या कितनी बॉलिंग या कहाँ किस जगह पर वो कितनी बॉलिंग कराने आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोमपाल और करण का न्यू स्पेल, वो तो बहुत 4 ओवर का जो स्पेल होगा उनका दोनों का जो नई बॉल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें सामने खासकर यूएई के जो सामने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद वसीम, वृत्ति अरविंद, वो सब शुरू में ही आते हैं, ऊपर ही आते हैं बल्लेबाजी करने, खालिद शाह हैं। तो अगर जल्दी आप जो पहले विकेट गिराएगा पावर प्ले में, अगर हम बात करें सोमपाल करण, जो दोनों मिलकर अगर ज़्यादा 6 ओवर का अच्छा इस्तेमाल करें और सामने वाली टीम को कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकफुट पे रहें, तो बेहतर है, आपके आने वाले बॉलर्स के लिए अच्छा होगा। वहीं स्पिनर्स इकोनॉमिकल रहें, प्रेशर बनाएं, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराएं और विकेट निकाल कर दें और रन्स को थोड़ा रोकने में कम करें। खासकर अविनाश बोहरा, जिनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा कहना होगा ना अच्छी, इतनी अच्छी नहीं है ना इतनी ख़राब नहीं है, बिलो एवरेज या एवरेज आप कहेंगे तो उन्होंने बेहतर बॉलिंग करा, ठीक ठाक बॉलिंग कराई है इस सीरीज़ में। थोड़ा सा बस यही है कि बॉलर्स थोड़े से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं कि हाँ 1 ओवर, 1.5 ओवर, 3 बॉलें, 4 बॉलों के लिए कहीं ना कहीं मिस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक छक्का, एक चौका या 18 रन, 20 रन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बॉलिंग यूनिट में कहीं टुकड़ों में कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिख रही है, कभी इस फेस में कभी उस फेस में, लेकिन सारा फेस जब मिल जाएगा एक साथ तब वाकई में बहुत बेहतर नज़र आएगी
नेपाल की बॉलिंग यूनिट, जो कि काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, क्योंकि आपको सोमपाल से शुरुआत मिल रही है, बाकी जो बॉलर्स हैं वो और प्रेशर ऐड ऑन कर रहे हैं, और रैन करन से भी मिल रही है, सिर्फ एक मैच में करन से नहीं मिली। जरूर मिल रही है, बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस मैंने वही कहा, कहीं ना कहीं 4-5 बॉलें 3 बॉलों के लिए थोड़ा सा, जो कि हो जाता है, इतना आप एकदम एक्यूरेट चाहेंगे आपकी 120 बॉलें सब जगह डले, लेकिन नहीं, अच्छा क्रिकेट खेले हैं सारे जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपने आप को बेटर करने की ज़रूरत है, जो कि क्रिकेट में होता ही है, और बेटर और बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, ललित राजबंशी को क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम में खेलना? क्योंकि एक मैच उन्होंने खेला तो उसके बाद वो रेस्ट पे गए थे, क्योंकि ललित राजबंशी कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम चाहेंगे जरूर कि वो प्लेइंग 11 में खेलें इस मैच, क्योंकि फाइनल गेम है, और अगर उनके 4 ओवर और मिल जाते हैं तो मिड ओवर्स भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टाइट नजर आएगा, क्योंकि वो रन खर्च करते नहीं अपनी अच्छा आसानी से। इंक्लूजन रहेगा। देखिए ऑब्वियसली ललित राजवंशी बहुत अच्छे बॉलर है, इसमें कोई दौराय नहीं, तो अच्छा होगा उन्हें मौका दें। एक मैच में आपने दिया भी था, अच्छा कराया भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा कर भी रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप पुराने प्लेयर्स को लाएं वापस, जो सेटल इन प्लेयर्स हैं उनको रखें, और एक फाइनल मुकाबला है, उसके बाद तो कोई मैचेस है नहीं, बस सबकी तैयारी लास्ट और एक और बार हो जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये फाइनल गेम है, उसके बाद सीधा एशिया रीजन फाइनल्स में उतरना है। नेपाल टीम को हम बात करें सिंगापुर के खिलाफ, और वहीं पर यूएई को मेरे ख्याल से शायद कुवैत या हांगकांग के खिलाफ उनका पहला मैच होना है। तो खैर ये हाल है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं हम देखें तो बैटिंग में नेपाल की जो अभी तक इस सीरीज में रही है वो सॉर्ट आउट ज्यादा नजर आई है, ज्यादा सॉर्ट आउट कुशल गुरतेल इन कंपेयर टू बॉलिंग, इन कंपेयर टू बॉलिंग बैटिंग ज्यादा सॉर्ट आउट नजर आई है इस सीरीज में, और बॉलिंग में भी सोमपाल करन के जो स्पेल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो है वहां पर थोड़ी सी ऑन ऑफ है, और वो थोड़ा सा दिक्कत जरूर नजर आता है। वो कभी कभी हम कहते हैं कि एक बॉल यहाँ तो 4 बॉलें भटक रही है बॉलिंग, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। हाँ, ललित राजबंशी अगर यहाँ पर इंक्लूड होते तो हमें एक सॉलिड 12 ओवर जरूर मिल जाएंगे, बहुत टाइट 12 ओवर मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहेगा नेपाल के लिए। बाकी देखना होगा कि उन्हें प्लेइंग 11 में यहाँ पर आज लेते हैं या फिर सीधा रेस्ट देते हैं और फाइनल से उतारते हैं, क्योंकि एक मैच वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो फिलहाल इस मैच में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फाइनल को, कौन जीतने वाला है, क्या स्कोर रहने वाला है, और बाकी इस पूरी मैच प्रीव्यू में आपकी क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार ये चाइनीज सीरीज तो चली रही है, उसके साथ साथ नामिबिया की सीरीज का भी हम कवरेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नीदरलैंड्स का हाल भी लगातार चल रहा है, और साथ साथ में रीजनल फाइनल सारी उसकी कवरेज भी अब शुरू हो चुकी है और आगे भी बनी रहेगी। बाय।